नमस्ते साथियों, इंजीनियर्स। मैं मनोज माथुर, रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वाटरशेड डिपार्टमेंट से। और आज हम संकन पॉन्ड और डगआउट पॉन्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। महत्वपूर्ण तो ये है कि ये संकन पॉन्ड और डगआउट पॉन्ड कहाँ बनाए जाते हैं। ये नॉन रिलेबल लैंड्स के अंदर बनाए जाते हैं और ड्रेनेज लाइन का भी इसको पार्ट कह सकते हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि अपर साइड के अंदर ये हो गए। और जैसा कि इसका नाम से ही विदित है, संकन पॉन्ड और डग आउट पॉन्ड, पर्पज़ दोनों चीज़ें एक ही है। लेकिन संकन से मतलब ये है कि जो नेचुरली जो ज़मीन है वो स्लोप आकर के सब जगह एक जगह नीचे का पोर्शन है, तो संक पोर्शन कहलाता है वो, तो संकन पॉन्ड है। और डग आउट में का मतलब ये है उसको हम खोद करके डग आउट करके पॉन्ड बनाएंगे तो डग आउट पॉन्ड हो गया। बेसिकली पर्पज़ एक ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा एग्जीक्यूशन में फ़र्क हो सकता है। संकन पॉन्ड हम बना रहे हैं तो वहाँ पर मिट्टी कंपेरेटिवली कम निकालनी पड़ेगी, और डग आउट पॉन्ड अगर प्लेन है तो उसमें ज़्यादा हमको मिट्टी निकालनी पड़ेगी नॉन रेबल लैंड्स में। पर्पज़ इसका जो है, पर्पज़ इसका ये है पानी को कंजर्व करना। जो पानी बह करके जा रहा है नॉन रेबल लैंड से, उसको हम कंजर्व करेंगे और इन डग आउट पॉन्ड्स में इकट्ठा करेंगे। और डग आउट पॉन्ड्स में इकट्ठा करने से क्या होगा, जो पानी बह के वेस्ट जा रहा है उसको हम हमारे वाटरशेड में ही, नॉन रेबल लैंड में ही कंजर्व करेंगे। ये पानी इन्फिल्ट्रेशन होकर के ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा। और अगर कोई फॉरेस्ट का या प्लांटेशन का काम है तो उस प्लांटेशन के काम के अंदर ये पानी भी काम में आ सकता है। तो ये हुआ इसका पर्पस। जैसा कि अपने अभी डिस्कशन में बताया है कि डिफरेंस संकन पॉन्ड और डग आउट पॉन्ड में क्या है। नॉच मट डिफरेंस कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन। संकन पॉन्ड ओनली अकॉर्डिंग टू लोकेशन की बात है। पॉन्ड इट इज़ आइदर कॉल्ड संकन पॉन्ड और डग आउट पॉन्ड। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड एट द रिलेटिवली फ्लैट और जेंटली स्लोपिंग लैंड, तब तो ये डग आउट पॉन्ड कहलाएगा। और अगर नीचे की तरफ ज़्यादा डिप्रेशन है तो वो संकन पॉन्ड हम इसको बोल सकते हैं। ज़्यादा कोई पर्पजली कोई फ़र्क इसमें नहीं है। दैट डिपेंड्स ऑन द टोपोग्राफी एंड सेलेक्शन ऑफ द साइट। अब महत्वपूर्ण है इसकी प्लानिंग कि कौन सी साइट कैसे कहाँ हम संकन पॉन्ड बनाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हम पैसा लगा रहे हैं उसका सही सदुपयोग हो, उसके लिए टोपोग्राफी सिलेक्शन ऑफ साइट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑल द सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन वर्क्स। तो अब हमने क्या किया है कि ये कंटूर मैप हम लेंगे, और कंटूर मैप पे आप ये देख रहे हैं, ये कंटूर्स हैं। जो गोल कंटूर ये दिख रहा है, टॉप ऑफ द हिल इसको हम बोल सकते हैं। और ये जो पोर्शन है ये वैली पोर्शन है। जो कंटूर्स का ये जो शेप है, इस तरह की शेप इस पूरे कंटूर मैप के अंदर ये हमको बता रही है कि थोड़ा वैली टाइप का पोर्शन है, पानी का एक्यूमुलेशन है और पानी इकट्ठा होकर के इस जगह आ रहा है। और ये वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा रिच पोर्शन है, तो ये सारा पानी इधर होके जा रहा है। हाँ, देखने के बाद ये भी है कि इसके बीच में जो कंटूर इंटरवल है, कंटूर इंटरवल तो सेम होगा, लेकिन जो डिस्टेंस क्योंकि काफ़ी है, ये बता रहा है कि थोड़ी कंपेरेटिवली फ्लैटर लैंड है ये। तो इस तरह से कंटूर इन द पिक्चर और द सिग्निफिकेंट डिस्टेंस अपन ने बात कर ली है। और पैरेलल इंडिकेटिंग फ्लैट लैंड, ये भी बात हो गई है। देन सच लोकेशन डग आउट पॉन्ड इज़ एक्सकेवेटेड, खोदा जा सकता है। इसको हम अगर क्रॉस सेक्शन के रूप में देखें तो इस तरह से दिखाया कि पानी, जैसा कि ये दिखाया हुआ है, पानी यूँ आ रहा है और ये अपना संकन पॉन्ड हम इसको बना सकते हैं। जब पानी यहाँ से आएगा तो यहाँ तक का पानी इसके अंदर एक्यूमुलेट होगा, भरेगा, और रिमेनिंग पानी होगा तो वो बाहर वापस जा सकता है। ये स्लोप बताया हुआ है, अप स्लोप कंट्रीब्यूशन एरिया, ये सारा इसका कैचमेंट एरिया ऊपर का जो है वो है। वही एक्यूमुलेशन लाइंस के बारे में फिर दोबारा ये बात की है। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि ये ऊपर का पोर्शन है, ये वैली पोर्शन है, ये वाला पोर्शन वैली पोर्शन है। तो ये पानी जो हमारी फ्लो एक्यूमुलेशन लाइंस हैं, आप देखेंगे जो इनके पॉइंट्स हैं इन सबको मिलाया गया है। यहाँ से कंटूर आके फिर जा रहा है, फिर ये जा रहा है। तो इन पॉइंट्स को अगर मिलाएंगे तो ये क्लियरली शो कर रहा है कि जो मूवमेंट ऑफ द वाटर है रन ऑफ का, वो इस तरह से होगा, ऐसे इस तरह से होगा। और ये जो साइट सिलेक्शन है, यहाँ पर एक डग आउट पॉन्ड का निर्माण किया जाता है। इसी तरह से और भी, ये भी वैली पोर्शन ही है, ये से भी, यहाँ से भी पानी आ रहा है और पानी आकर के यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। तो कंटूर मैप पर फ्लो एक्यूमुलेशन लाइंस सुपर इम्पोज की जाए फ्लो, ये सब जीआईएस की सहायता से फॉर एग्जांपल 1 हेक्टर के लिए यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है समझाने के लिए।
नेचुरली जहाँ पे मैक्सिमम पानी का कंट्रीब्यूशन होगा वहीं पर हम डग आउट पॉन्ड या संकन पॉन्ड दोनों एक ही चीज़ें बनाएंगे। जहाँ पर नाला स्ट्रीम की नैरो वैली पोर्शन और पहले से ही डिप्रेशन हो, डग आउट पॉन्ड तो पहले से डिप्रेशन होगा तो हमको एक्सकेवेशन पैसा हमारा कम लगेगा, और नहीं तो हमको ज़्यादा पूरा जो भी उसका सेक्शन हम आगे बताएंगे डिज़ाइन करेंगे वो पूरा एक्सकेवेशन करना पड़ेगा। ये दो पिक्चर्स जो हैं ये बता रहे हैं किस तरह से देखने में अपीयरेंस उसकी डग आउट पॉन्ड की या संकन पॉन्ड की किस तरह से होगी। ये आप देख रहे हैं चारों तरफ से इसको खोदा गया है, मिट्टी को एक्सकेवेट करके साइड में किया गया है, और ये पोर्शन कंट्रीब्यूशन पोर्शन इसके 3 साइड से जितनी भी मिट्टी खोदी गई है 3 साइड्स के अंदर किया गया है। और ये पानी का आवक इस तरह से है, ये पानी की आवक है, तो ये साइड तो हमको छोड़नी पड़ेगी सारी, और ये एम्बैंकमेंट इससे बनाया गया है। हाँ, इस साइड में जो जैसा इस पिक्चर में दिखाया गया है ये वेजिटेटिव बैरियर या फिल्टर कह सकते हैं इसको, ये बनाया गया है, और इसमें आइपोमिया भी लगाया जा सकता है। यहाँ पे थोर का प्लांटेशन बताया गया है ताकि सिल्ट जो है कंपैरेटिवली उसमें कम आए, यही बात यहाँ बताई गई है। अब इसमें जहाँ तक डेप्थ की बात है 2 से 4 मीटर तक रखी जानी चाहिए। जितना हम डेप्थ हम ज़्यादा रखेंगे तो एक्सपोज्ड एरिया जो होगा एवोपरेशन के लिए वो कम होगा। जो हम मिट्टी एक्सकेवेट कर रहे हैं, अब ये आप देख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर ये एम्बैंकमेंट बना हुआ है, ये पूरा इसको हमको 20-20 सेंटीमीटर के लेयर्स के अंदर जो भी हम एम्बैंकमेंट का काम करते हैं हमें लेयर्स के अंदर उसको बिछाना चाहिए और पानी डाल करके उसकी वाटरिंग और कुटाई करनी चाहिए ताकि वो प्रॉपर डेंसिटी अचीव कर सके और स्ट्रक्चर मिट्टी का फेल नहीं हो। तो 20 सेंटीमीटर में डाल के बिछाया जाना चाहिए। आइपोमिया ये भी अपन ने बात कही है वेजिटेटिव बैरियर की, और कतार में स्टैगर्ड का मतलब, और ये स्टैगर्ड जैसे स्टैगर्ड ट्रेंचेस होती हैं उस तरह से ही, ताकि पानी का मूवमेंट थोड़ा लंबा हो जाए और फिल्ट्रेशन हो जाए सिल्ट का। तो इस तरह से इसको स्टैगर्ड हमको लगाना है। जहाँ पानी के निकास की बात है, यहाँ तो तीनों साइड कवर है। पानी का निकास का एरिया क्या होगा, जब ये फुल हो जाएगा तो साइड से पानी निकलेगा, तो हम एम्बैंकमेंट को पिचिंग कर सकते हैं ताकि वो उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे और एक्सेस पानी की निकासी में किसी भी तरह की स्ट्रक्चर डैमेज नहीं हो। अब संकन पॉन्ड डग आउट पॉन्ड में आने वाली पानी की कैलकुलेशन इंजीनियर्स के लिए कैलकुलेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी पानी आ रहा है और कितने पानी हमको कंजर्व करना है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, इन सब चीज़ों के अंदर रिलेशन दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर हमने ऐसा कोई स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर दिया जिसमें पानी की आवक ही नहीं है तो दैट इज़ वेस्टेज ऑफ मनी। ऐसे ही कम डिज़ाइन का कर दिया तो फेल भी हो सकता है स्ट्रक्चर। तो कितना पानी आ रहा है, कितना हमें स्टोर करना है, कितने की आवश्यकता है और कैसे उसकी हम सेफ़ डिस्पोजल कर रहे हैं, ये तीनों 4 पॉइंट हर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ हम बात करेंगे कि GIS मैप की सहायता से हमने क्या किया है, जो एरिया है हमारा इस वाटरशेड का एक पर्टिकुलर एरिया है उसको यहाँ पे एक्सपोज करके बताया गया है, और इसका हम एक कोफिशिएंट निकाल लेंगे ताकि हम पानी की गणना कर सकें। ये GIS की हेल्प से हम कर सकते हैं। इससे हम एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, रेनफॉल से देखेंगे तो टोटल क्वांटिटी वो हम टोटल एनुअल यील्ड वो हम प्राप्त कर सकेंगे। देखिए यहाँ पर भी उसी चीज़ को और एक्सपोज किया गया है, कैलकुलेशन बताई गई है। जैसे ये एक वाटरशेड एरिया है उसके अंदर ये पर्टिकुलर एरिया नॉन रेबल है जहाँ पे हम डग आउट और संकन उस पॉइंट का हम निर्माण करने जा रहे हैं। तो हम ये कैलकुलेशन करेंगे कि कितने पानी की हमारे पास अवेलेबिलिटी है जिसको हमें स्टोर करना है। तो उसके लिए GIS मैप की सहायता से हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास डग आउट पॉइंट का एरिया 6 हेक्टर है। एनुअल रेनफॉल हमारी 594 mm एनुअल है ये भैया, एनुअल रेनफॉल है, और कोफिशिएंट हमारा 0.66 आ रहा है। तो कैसे हमने कोफिशिएंट को रेनफॉल को मल्टीप्लाई किया है और उसको बाद में एरिया से गुणा कर दिया, तो तीनों डायमेंशन आ गए। तो हमारे पास टोटल रन ऑफ वॉल्यूम 25,000 क्यूबिक मीटर हमारा प्राप्त हो गया। अब हम इतना पानी अवेलेबल है इसके हिसाब से हमको जो उसकी हम डग आउट पॉइंट की कैपेसिटी है उसको हम डिज़ाइन करेंगे। अब 2 तरीके हुए, एक तो GIS मैप की सहायता से GI लैब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके आधार पर हम रन ऑफ कोफिशिएंट के आधार पर हम टोटल आवक को देखें कितने पानी की अवेलेबिलिटी है, और दूसरा जो ट्रेडिशनल मेथड स्ट्रेंज टेबल ये बताती है कि हमारी रेनफॉल एनुअल mm में कितनी है
और उसके हिसाब से जो रन ऑफ एनुअल हो रहा है उसका कितना परसेंट पानी हमको रन ऑफ के रूप में या जिसको हम हार्वेस्ट कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, वो कितना होगा परसेंटेज में। तो आप ये देख सकते हैं कि 100 mm से लेकर के नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे आगे तक भी कितनी कितनी परसेंटेज में हमको रन ऑफ के रूप में हम मिल रहा है। गुड कैचमेंट, एवरेज कैचमेंट एंड बैड कैचमेंट। गुड मीन्स जो बेस्ट, सब में ज़्यादा हमको क्वांटिटी रन ऑफ की दे रहा है वो गुड कैचमेंट हो गया। एवरेज कैचमेंट बीच का रन ऑफ दे रहा है, और बैड कैचमेंट का मतलब ये है कि जितने पानी के बरसात हमको आउटपुट मिल रहा है वो वहीं कहीं उस एरिया में ही कंजर्व कहीं हो रहा है, और तो आउटपुट जो पूरे वाटरशेड का है वो इसमें हमें बहुत कम मिल रहा है। तो बेसिकली तो वाटरशेड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बैड कैचमेंट हमारा पर्पज़ होता है ताकि जो पानी जहाँ है, खूड़ का पानी खूड़ में, खेत का पानी खेत में, तो हम वाटरशेड एरिया में ही पानी को कंजर्व करें तो ग्राउंड वाटर बढ़ेगा। तो इससे हम परसेंटेज हम निकालेंगे और उसके बाद हम डायरेक्ट कितना पानी एनुअल हमको अवेलेबल है, जिसको हम एनुअल यील्ड बोलते हैं, वो हमको अवेलेबल होगा। ये उसी का एक्सटेंडेड है, 550, 600 इस तरह से। और एक हम आगे एग्जाम्पल लेंगे कैलकुलेशन के लिए, तो हमने 600 mm पर देखा है, तो 14% जितना भी पानी, अगर पानी 100 है तो हमको 14.25% अवेलेबल हमको होगा। ये भी उसका 1800 mm तक, हालांकि राजस्थान में 1800 mm, तो राजस्थान की अगर बात करें तो इतना नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक स्टैंडर्ड टेबल ओवरऑल दी हुई है। मोस्टली ये वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स काम आती है। अब आती है संकन पॉन्ड का डिज़ाइन। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द वी पीपल इंजीनियर्स। तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? एनुअल रेनफॉल ये हमको मिलेगी, परसेंटेज ऑफ रन ऑफ फ्रॉम स्टैंडर्ड टेबल अभी अपन ने देखा था, ये 14.25 मैंने बताया भी था पिछली स्लाइड में कि 600 mm के में 14.25% हमको आउटपुट मिल रहा है। अगर हम 5 हेक्टेयर के लिए गणना करें तो ये गणना हो करके हमारे पास टोटल अवेलेबिलिटी 4275 4275 क्यूबिक मीटर पानी हमको अवेलेबल है साल भर का, एनुअल यील्ड इसको हम बोलेंगे। अब इसके हिसाब से ये हमारी अवेलेबिलिटी हो गई, और हमारी रिक्वायरमेंट स्टोर करने की कितनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हम स्टैंडर्ड एक हमने माना है कि टॉप डायमेंशन 30 मीटर बाय 30 मीटर, ट्रेपोजोइडल सेक्शन का हम डगआउट पॉन्ड और संकलन पॉन्ड बोल सकते हैं, वो हम बनाने जा रहे हैं क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टॉप डायमेंशन हम उसका 30 बाई 30 रखेंगे, बॉटम डायमेंशन 24 बाई 24 रखेंगे, और डेप्थ स्टैंडर्ड हम 3 मीटर लेंगे। इससे हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, और वॉल्यूम निकलता है एक सिम्पसन रूल्स आपने पढ़ा होगा, अभी हम नेक्स्ट आगे स्लाइड में बताएंगे, 2196। तो अगेंस्ट 4275 जो हमको अवेलेबल है उसके अगेंस्ट में हमको 2196 तो हम कंजर्व कर ही रहे हैं, रोक ही रहे हैं। इसके अलावा भी हम और कंजर्वेशन मेजर्स या और दूसरा भी डगआउट पॉन्ड सूटेबल साइट पर हम बना सकते हैं। अभी अपन ने पिछले साइड में बताया था कि भाई कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो ये सिम्पसन्स जो रूल है इसके हिसाब से ये इसका ट्रेपोजोइडल सेक्शन दिया हुआ है, और ट्रेपोजोइडल सेक्शन का जो हम जो वॉल्यूम कैलकुलेशन करेंगे, जो हमने एग्जाम्पल लिया है उसके अनुसार H/6, और यहाँ पे टॉप, अब टॉप हम यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में 30 ले रहे हैं, 30 मल्टीप्लाई बाई 30, तो ये इसका एरिया आ गया ऊपर का, प्लस बॉटम का एरिया आ गया, बॉटम एरिया, और प्लस 4 इंटू ये जो बीच का एरिया है, इसको अपन अगर 3D में देखोगे ये बीच का एरिया, इसको हम बोलेंगे A0। A0 का मतलब दोनों ब्रेड्थ एंड लेंथ बोथ आर सेम, क्योंकि वो स्क्वायर सेक्शन है। तो इस तरह से हम इसका टोटल वॉल्यूम सिम्पसन फार्मूले से निकालेंगे। ये इसका जो प्लान है, जो स्टैंडर्ड इसको माना है, इसके डायमेंशंस दिए में 30 मीटर बाई 30 मीटर स्क्वायर सेक्शन है, 24 बाई 24 इसका बॉटम का हो गया, ये स्लोप इस तरह से हो गया, 1:1 का ये स्लोप है, और ये हमारे स्टैंडर्ड सेक्शन हो गया इसका, जिसका अपन ने वॉल्यूम पहले 2100 समथिंग निकाला था।
अब ये साइड स्लोप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अलग अलग सॉइल के हिसाब से अलग अलग होते हैं, उसकी स्टेबिलिटी के हिसाब से, एंगल ऑफ रिपोज के हिसाब से इसको स्टैंडर्डाइज किया गया है। तो इसमें आप देख रहे हैं क्ले थोड़ी हार्ड सॉइल होती है तो 1:1 का स्लोप भी उसमें चलता है। लेकिन क्ले लोम, सैंडी लोम और सैंड जैसे जाएंगे तो हमको उसको फ्लैटर, कंपेरेटिवली उसको फ्लैटर बनाना पड़ेगा ताकि उसकी स्टेबिलिटी रहे। तो 2:1 और 3:1 तक इस स्लोप को हमको स्टेबिलिटी के हिसाब से ले जाना पड़ता है। यस, डिज़ाइन ऑफ इनलेट आउटलेट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पानी जो हमने स्ट्रक्चर बनाया उसमें आ रहा है, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से वो पूरा भर रहा है, और उसके हिसाब बाद में जो एक्स्ट्रा पानी आएगा उसका हमको सेफ डिस्पोजल भी आगे करना है। तो जो आने वाला पानी के आने वाला पोर्शन है और जाने वाला पोर्शन है, उसके डायमेंशंस वो मेंटेन रहने चाहिए, उसमें डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, इरोजन ये नहीं होना चाहिए, कटाव नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम उसका डिज़ाइन भी हमको करना चाहिए। जो चैनल का, कोई भी चैनल का डिज़ाइन किया जाता है, उसका कितना वेटेड पेरीमीटर है, उसका कितना, उसका स्लोप कितना रखना है हमको, कौन सी इरोजिव वेलोसिटी होती है, उसके हिसाब से जब हम आगे डिज़ाइन करेंगे उसका डाइवर्जन चैनल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जानेंगे, तब उसमें वो डिटेल आएगा। हाँ, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही कि पिचिंग हमको दोनों ही पोर्शन में, जहाँ से पानी आ रहा है और जहाँ पानी जा रहा है, उसमें पिचिंग करनी है ताकि किसी तरह का कटाव उन सेक्शंस के अंदर नहीं हो। अब बात आती है निर्माण, और निर्माण में सावधानियाँ। ये जनरल सावधानियाँ हैं, कोई ऐसी विशेष सावधानी नहीं है। तो ये मज़दूरों से भी कर सकते हैं और मशीन से भी काम हो सकता है। आजकल मशीन से भी काम होता है। जो बॉटम है, बॉटम उसका प्रॉपर्ली रैमिंग होनी चाहिए, अच्छी तरह से फिनिशिंग करें। पॉन्ड की खुदी मिट्टी से 3 तरफ बॉन्ड का निर्माण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमने ये पॉन्ड बनाया, ये तो एक्सकेवेटेड पोर्शन हो गया, और ये तो ये जो मिट्टी है सारी, इस मिट्टी को ये बर्म छोड़ते हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बर्म है, बर्म छोड़ के और इसको ट्रेपेजोइडल सेक्शन के अंदर ये एम्बैंकमेंट पूरा बनेगा। तो पानी की आवक इसमें ये होगी, पानी आता रहेगा, और एक्स्ट्रा पानी जो होगा वो बाद में यहीं से ही साइड से जा सकता है जहाँ पे आपको पिचिंग की आवश्यकता है, अगर चैनल सिस्टम नहीं है तो उस केस में। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर। पॉन्ड के पास चेतावनी बोर्ड, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि बच्चे गाँव में विशेष रूप से खेलते हैं। अगर कोई बच्चा कोई गिर जाए या कोई जानवर पॉन्ड में चले जाए तो जनहानि होने की संभावना रहती है। तो इसलिए एक बोर्ड वहाँ लगा दिया जाना चाहिए। ये पिक्चर्स में भी, यहाँ पे भी दिख रहा है सब एक्सकेवेटेड पोर्शन, और इसमें पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं इसके अंदर कि यहाँ पर बर्म दिया हुआ है, खुद जो एक्सकेवेटेड पोर्शन के बाद यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ी हुई है। कम से कम ये जगह 5-6 फुट तो जगह छोड़नी चाहिए बर्म। वैसे तो हाइट इंटू 5 टाइम्स होता है। ये जो सारे कंटेंट्स हमने लिए हैं उनके रेफरेंसेस हैं, जो हमारा MJS है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, उसका जो मैनुअल था उससे लिए हैं, और इंजीनियरिंग कॉलेज CTI के जो मैनुअल है वहाँ से लिए हैं। थैंक यू वेरी मच।